जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, और देखिए ये अभी फ्रेंड्स लगभग जो आपके इस करंट अफेयर्स में पेज नंबर है फ्रेंड्स, वो आपका अभी अप्रॉक्स इसमें जो पेज नंबर 252 है। आप लोग कमेंट कर रहे थे फ्रेंड्स इसमें पेज नंबर टोटल कितना है, तो 252 है, कि लगभग 250 पेज है, जो मैं सभी पेज को आप लोगों को कवर करवाऊंगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आज का होमवर्क है डे 116 से 120 तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आज से होमवर्क जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं क्या बायो बैंक के बारे में। सुनिए, बायो बैंक एक ऐसी सुविधा या भंडार है जो रक्त ऊतक एवं डीएनए जैसे जैविक नमूनों तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को एकत्रित संग्रहित करने व प्रतिबंधित करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि बायो बैंक क्या है, तो याद रखिएगा एक ऐसी सुविधा जहाँ पे रक्त ऊतक एवं डीएनए जैसे जैविक नमूनों को जानकारी एकत्रित किया जाता है, और इस नमूने का प्रयोग शोध उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिनमें बीमारियां का अध्ययन करना, नए उपचार विकसित करना और स्वास्थ्य व बीमारी आनुवंशिक कारकों को समझना शामिल है। भारत में बायो बैंक की बात करते हैं तो भारत में 19 पंजीकृत बायो बैंक है। तो क्वेश्चन आएगा पहले यहाँ से कितने हैं, तो 19 पंजीकृत बैंक है जो कैंसर कोशिका रेखाओं एवं ऊतक सहित जैविक नमूनों का भंडार है। देखिए, कोशिका रेखाएं कोशिका संवर्धन है, जिन्हें लंबे समय तक विकसित किया जा सकता है और जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्ष 2024 के आरंभ में जीनोम इंडिया कार्यक्रम ने 99 जातीय समूह को 10,000 जीनोमों का अनुकरण पूरा किया था, ताकि अन्य दुर्लभ आनुवांशिक बीमारियों के उपचार की पहचान की जा सके। देखिए, मानव पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय द्वारा मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किया गया। तो क्वेश्चन आया किसके द्वारा, तो मानव पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जो जारी किया गया है वो पशुपालन मंत्रालय के द्वारा। नवीन एसवीडीसी का उद्देश्य पशुधन एवं मुर्गी पालन में पाई जाने वाली बीमारियों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग को कम करने के साथ इन विनियमित करना है, और इसमें पशु चिकित्सा उपचार में आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल भी करने का प्रावधान बताया गया है। यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने पशुओं और पक्षियों की लगभग सभी बीमारियों के उपचार के लिए मानक तय किया है। नवीनतम दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए एनडीडीबी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपचार दस्तावेजों को भी उपयोग किया जाएगा। देखिए, भारत का पहला देश है जिसमें सभी वर्गों के कवर करते हुए जानवरों और पक्षियों को होने वाली लगभग सभी बीमारियों के उपचार के लिए संरक्षित दिशा निर्देशन में एक सेट तैयार किया गया है। देखिए, मिस्र आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 5वां अफ्रीकी देश है। तो ये क्वेश्चन आज के देखे होंगे, जो आप कल जो ये होमवर्क सीरीज में ये क्वेश्चन था, तो आप देखे होंगे, ठीक है। देखिए, जॉर्डन बना पहला कुष्ठ रोग देश मुक्त। ये भी क्वेश्चन था कि जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बना है, और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन के कुष्ठ रोग के खत्म करने वाले दुनिया का पहला देश घोषित किया गया। अब क्या है कुष्ठ रोग? देखिए, कुष्ठ रोग एक दीर्घकालीन संक्रमण रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टी जीवाणु के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि किसके कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टी जीवाणु के कारण होता है कुष्ठ रोग। ये जीवाणु बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और संक्रमण के लक्षण विकसित होने में लगभग 20 वर्ष तक का समय लग सकता है। कुष्ठ रोग एक अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, और इस संक्रमण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन है कुष्ठ रोग को कौन सा रोग कहते हैं, तो हैंसेन रोग भी कहते हैं। कालाजार मुक्त हुआ भारत, ये भी इंपॉर्टेंट सुनिएगा। एक लंबी लड़ाई के बाद भारत कालाजार मुक्त हो गया है। साल 2023 में 140 करोड़ की आबादी में केवल 583 मामले सामने आए हैं। वैश्विक मानकों के अनुसार रोग उन्मूलन की स्थिति, इस आधार पर केंद्र सरकार ने यह स्वीकार किया है कि भारत में अब कालाजार संक्रमण काबू में है। देखिए, पिछले वर्ष बांग्लादेश कालाजार मुक्त हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के बाद भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया था। पहला देश कौन है, बांग्लादेश। दूसरा देश कौन है, भारत है कालाजार से मुक्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते 15 साल की समीक्षा रिपोर्ट में बताया कि 10,000 की आबादी में अगर मरीजों की संख्या 1 से नीचे रहती है और उस स्थिति में रोग मुक्त माना जाता है, तो भारत में 31 दिसंबर 2031 को कुल 583 मामले सामने आए हैं, और यह आंकड़ा वैश्विक मानव को पूरा करता है। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल के 633 ब्लॉक में 99% अब रोग मुक्त है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि भारत में को बहुत जल्द कालाजार रोग उन्मूलन का प्रमाण पत्र हासिल होगा। ट्रैकोमा की बात करते हैं तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में नेपाल और म्यांमार के बाद भारत इस महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत क्या देश है, तीसरा देश बना है, और यह विश्व स्तर पर उन 19 अन्य देशों में शामिल हो गया जिन्हें पहले यह उपलब्धि हासिल की गई। ट्रैकोमा एक जीवाणुजनित संक्रमण है जो कैलमाइडिया ट्रैकोमिटिस नामक जीवाणु से। तो क्वेश्चन देखिए, ट्रैकोमा ना आँख में होने वाली बीमारी है, और किससे होती है, तो याद रखिएगा कैलमाइडिया ट्रैकोमेटिस के नामक जीवाणु से कारण होता है। यह आंखों से प्रभावित करता है,
और यह संक्रमित रोगों की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव को संपर्क में आने से फैलाता है। मधुमेह के उपचार के लिए स्मार्ट इंसुलिन। वैज्ञानिक ने मधुमेह के उपचार के लिए एक स्मार्ट इंसुलिन विकसित करने का सफलता प्राप्त की है और इस नामक NNC 2215 है, जिसका विकास ब्रिटोल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने डेनमार्क, UK और 6 गणराज्य कंपनियों के साथ मिलकर किया। तो कौन सा विश्वविद्यालय तैयार किया? ब्रिटोल विश्वविद्यालय। यह व्यक्ति के रक्त शर्करा के स्तर को उतार चढ़ाव के अनुसार वास्तविक समय की प्रतिक्रिया करता है। देखिएगा, चिरूरता वायु गुणसूत्र। देखिए, अध्ययन के अनुसार वायु गुणसूत्र लगातार सिकुड़ता जा रहा है और यह आकार में X गुणसूत्र के समान ही था, लेकिन पिछले 300 मिलियन वर्षों में वायु गुणसूत्र ने अपने मूल 1438 जीनों को 1393 को खो दिया। यदि इस दर की जीवन कम होते जाए तो केवल 10 मिलियन वर्षों में अंतिम 45 जीन भी समाप्त हो जाएंगे। वायु गुणसूत्र 2 लिंग गुणसूत्र में से एक है जो मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारी जीवों के लिंग को निर्धारित करता है। नर लिंग के निर्धारण में इसकी प्रमुख भूमिका है। यह माता पिता से नर के आने वाली पीढ़ी को नर संकृत स्थानांतरित होता है। इस गुणसूत्र SRY जीन होता है, यह जो पुरुष जनांगों के विकास को प्रति प्रदान करता है और भ्रूण को पुरुष में बदल देता है और साथ ही पुरुष प्रजनन क्षमता के लिए भी जिम्मेदार है। कौन? तो वाई गुणसूत्र। याद रखिए। अगला है आपका कि एमपॉक्स को फिर घोषित किया गया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन 16 अगस्त 2024 को 2 वर्षों की दूसरी बार एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। यह घोषणा ड्रोमेकेट्रिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में वायरल संक्रमण के प्रकोप के बाद की गई है, जो पड़ोसी देशों में फैल गया है। इस वर्ष 17,000 से भी अधिक मामले और 500 से अधिक मौतें की, जिनमें अधिकतर कांगो में हैं। और बीते 2 वर्षों में दूसरी बार है जब एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। इसके पहले जुलाई 2022 में एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था और यह बीमारी कांगो सहित 13 अफ्रीकी देश में फैल रही है। वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानून के अंतर्गत बीमारी के प्रकोप के लेकर चेतावनी का उच्च स्तर। इसकी घोषणा तब की जाती है जब बीमारी नए या असामान्य तरीके से फैलती है। एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, संक्रमण वायरल रोग है। इसके लक्षणों से दाने निकलना, फफोले बनना, बुखार शामिल है। यह कांगो में वेरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा सहित पड़ोसी देशों में फैल गया और यह चेचक वायरस से संबंधित है, इसलिए चेचक के टीके एमपॉक्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। और हाल ही में स्वीडन में एमपॉक्स का पहला मामला सामने आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एमपॉक्स का पहला मामला कहाँ है? तो स्वीडन में है और WHO ने पुष्टि की है कि अफ्रीका से के बाहर एमपॉक्स का पहला मामला है। अब स्टॉप डायरिया अभियान 2024। देखिए, जून 2024 में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि बचपन में डायरिया के कारण होने वाले शून्य बाल मृत्यु को प्राप्त करना और इस रणनीति में 2 महीने का अभियान शामिल है, जिसमें से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 2 ORS पैकेट और जिंक की सह पैकेजिंग पहले से उपलब्ध कराई जाएगी। और इस अभियान का नारा है कि डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS में रखें अपना ध्यान। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट और ऑडियो विजुअल जैसी सूचना शिक्षा संचार सामग्री द्वारा जारी की गई और बच्चों को ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट और जिंक की गोलियां भी वितरित की गई। WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ 18 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और इसका देखिएगा, रोगी सुरक्षा पर 6ठे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन 17 से 18 2024 में मध्य चिली में सैंटियागो में किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि रोगी सुरक्षा पर 6ठे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो मध्य चिली में के सैंटियागो में। और यह चार्टर मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनों, नीतियों और दिशा निर्देशों को तैयार करने और हितधारकों का समर्थन करेगा। कीटनाशक रोधी वस्त्र। हाल ही में भारत ने एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान इंस्टेम ने कीटनाशक रोधी वस्त्र विकसित किया है। यह नई खोज कृषि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती और यह एक विशेष प्रकार का कपड़ा है जिसमें से सूक्ष्म अणु कपड़े के सेलुलोज के साथ सही रूप से बंधे होते हैं, जिसमें से कपड़ा हवादार एवं टिकाऊ होता है। कपड़े के साथ संयोजी रूप से बने छोटे अणु न्यूक्लियोफाइड प्राकृतिक के होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइड स्वास्थ्य हाइड्रोफिलिक्स के माध्यम से संपर्क में आने से कीटनाशकों को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। यह वस्त्र कीटनाशु अणु पर हमला करके इसे गैर विषैले उत्पादों को तोड़ देता है। कीटनाशक त्वचा की सतह पर पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय हो जाता है। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय। देखिए, जनवरी 2024 में केंद्रीय आयुष मंत्री एवं ने असम के डिब्रूगढ़ के योग और प्राकृतिक चिकित्सालय के साथ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सक अनुसंधान संस्था की आधारशिला रखी और यह पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो असम के डिब्रूगढ़ में योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के साथ बनाया गया है, ठीक है। देखिए, संस्थान को लगभग 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 15 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है।
और योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा, निवारक स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान के बेंचमार्क मानकर स्थापित करेगा। अत्याधुनिक संस्था योग और प्राकृतिक चिकित्सा में वैश्विक प्रचार और अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र के रूप में कार्य करेगा। देखिएगा, इम्यूनोथेरेपी, एक शोध से पता चला है कि एंड्रोमेट्रियल गर्भाशय में होने वाली समस्या और कोलन कैंसर रोगियों के लिए इम्यूनोथेरेपी फ़ायदेमंद है। इम्यूनोथेरेपी मरीजों को जीवन की उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ जीवित रख पाने में सक्षम है, वही कैंसर के आखिरी स्टेज में भी यह कारगर हो सकती है। क्या है इम्यूनोथेरेपी? इम्यूनोथेरेपी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली थेरेपी है। यह कैंसर को मारती नहीं है, बल्कि यह कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी कोशिकाओं को अधिक प्रभावी बनाता है, और यानी अप्रभावी अंग से जो स्वास्थ्य कोशिकाओं में उनकी मजबूती प्रदान करती है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नोमा संबंधित स्वास्थ्य चुनौती को समाधान करने के लिए इसके रोकथाम के उपचार के लिए संसाधन आवंटित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हुए अपनी अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को सूची में जोड़ा। और नोमा, जिसे क्रैक्रप ऑडिस अथवा ग्रैंग्रिस स्टेमाइटिस के रूप में भी जाना जाता है, और यह गंभीर ग्रैंग्रिस बीमारी है जो गरीब समुदाय 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करती है। देखिएगा, गैंग्रिस एक खतरनाक तथा संभावित रूप से घातक स्थिति में दर्शाने वाला जो ऊतक के एक बड़े क्षेत्र में रक्त के प्रवाह बंद होने से होता है। बीमारी देखिए, चांदीपुरा वायरस, जुलाई 2024 में चांदीपुरा वायरस से गुजरात के 4 बच्चे की मौत हो गई है। अब देखिए, सर्वप्रथम वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुर गांव में इस वायरस को पाए गए थे। पहले कहाँ पाया गया था? महाराष्ट्र के चांदीपुर में 1965 में, और इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। यह वायरस रैब्डोविरिडेकुल का एक आरएनए वायरस है, जिसमें रेबीज के कारण बनने वाले लाइवाइसस जैसे अन्य सदस्य भी शामिल है। यह मुख्यतः सैंड फ्लाई, किडनी मच्छरों पर मक्खियों से फैलता है। ठीक है ना, किलनी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका कि ये वायरस इन कीड़ों के लार ग्रंथि में रहता है और इंसान को काटकर उसके शरीर में प्रवेश करता है, और वायरस का कारण होने वाले ये संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच सकता है, जिसके से एंसेफ्लाइटिस, दिमाग में टिश्यू के सूजन होना हो सकता है, एन्फिल्टाइसिस हो सकता है, मतलब मस्तिष्क बुखार जिसको कहते हैं। यह मुख्य रूप से 9 महीने से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्रभावित करता है। इसके मुख्य लक्षण है बुखार, दस्त, उल्टी, मस्तिष्क ज्वर और सिर दर्द। देखिएगा कि वर्तमान में इस वायरस के खिलाफ कई वैक्सीन उपलब्ध होने के कारण और भी खतरनाक माना जा रहा है। मच्छरों, मक्खियों एवं कीड़ों को बचाव की एकमात्र सुरक्षा है। अब देखिए, म्यूरिन टाइफस की बात करते हैं तो अक्टूबर 2024 में वियतनाम एवं कंबोडिया की यात्रा करने वाले केरल के एक व्यक्ति थे म्यूरिन टाइफस नामक बीमारी का पता चला है। कथित तौर पर यह राज्य के इस तरह से पहला मामला है जिसे पहले भारत ने इससे मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं कश्मीर में भी रिपोर्ट किया गया है। देखिए, म्यूरिन टाइफस के बारे में, तो यह एक दुर्लभ जीवाणु संक्रमण, यह एक रिकेटिसिया टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, और ओरिएंटल चूहा पिस्सू इसका वाहक है। यह संक्रमित पिस्सू या पिस्सू गंदगी के संपर्क में आने से फैलता है, और संक्रमण 3 से 14 दिनों के भीतर लक्षण शुरू होता है। बुखार लगना, ठंड लगना, शरीर में एवं मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, भूख न लगना, मतली, उल्टी, पेट में दर्द और खांसी के और चक्कर इत्यादि होना। वेस्ट नाइल वायरस, हाल ही के समय में यूक्रेन वेस्ट नाइल बुखार के भयंकर प्रकोप से जूझ रहा है। जुलाई 2024 में यूक्रेन के वेस्ट नाइल बुखार के 88 मामले दर्ज किए गए। इसके परिणामस्वरूप 11 मौतें हुई हैं। यह वेस्ट नाइल वायरस होने वाले एक संक्रमण है जिसका प्रसार क्लूसेक प्रजाति के मच्छरों से काटने से होता है। इसे पहली बार 1937 में युगांडा में देखा गया था। आगे देखिएगा कि मारबर्ग वायरस रोग, सितंबर 2024 में मारबर्ग वायरस रोग के कारण रवांडा में 6 लोगों की मौत हो गई है। मारबर्ग वायरस के रोग के बारे में तो यह एक दुर्लभ लेकिन एक गंभीर रक्तस्रावी बुखार है। यह मारबर्ग वायरस का कारण होता है। यह वायरस के नाम जर्मन शहर मारबर्ग के इसके नाम पर रखा गया। इसीलिए इस शहर में वर्ष 1967 में पहली बार इसकी पहचान एक प्रयोगशाला में हुई थी, जिससे वायरस में चमगादड़ों एवं मनुष्य में फैल रह सकता है। लक्षण बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चपटे और उभरे हुए दाने, सीने में दर्द, गले में खराश, मतली, उल्टी और दस्त, ये सब है। पुणे में चिकनगुनिया का प्रकोप, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था के वैज्ञानिक के अनुसार पुणे और इसके आसपास के क्षेत्रों में चिकनगुनिया के प्रकोप का कारण हिंद महासागर से उत्पन्न विषाणु है। किस महासागर से? तो हिंद महासागर से। अब तक का पुणे में इस वायरस में लगभग 3000 मामले सामने आ चुके हैं। चिकनगुनिया की बात करते हैं। चिकनगुनिया बुखार मच्छरों को फैलने से वायरस होने वाली बीमारी है। यह चिकनगुनिया वायरस के कारण होती है। चिकनगुनिया के लक्षण अक्सर संक्रमित मच्छर काटने से 2 से 7 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। संक्रमित मच्छर काटने के बाद बीमारी की शुरुआत आमतौर पर 4 से 8 दिनों बाद होती है, लेकिन 2 से 12 दिन तक हो सकती है। लक्षण अचानक तेज बुखार हो जाना, जोरों में दर्द, सिर दर्द, आँख आना, जी मिचलाना और उल्टी करना है। देखिए आगे आपका कि सेल्यूलाइटिस रोग, हाल ही में समय में तेलंगाना के करीमनगर जिले में सेल्यूलाइटिस रोग व्यापक रूप से फैल चुका है।
यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला त्वचा का एक गंभीर संक्रमण यह बरसात के मौसम में लोगों को प्रभावित करता है। देखिए, यह मुख्य रूप से शरीर में निचले हिस्से, पैर, पंजे और पैर की उंगलियां जैसे प्रभावित करते हैं। यह स्ट्रेप्टोकोकस और स्टैफिलोकोकस समूह के बैक्टीरिया के कारण होता है। का लक्षण है कि प्रभावित त्वचा सूज जाती है और लाल हो जाती है, त्वचा में छाले, गड्ढे और धब्बे हो जाते हैं, थकान, ठंड लगना, पसीने आना, बुखार, मतकी और उसका मतली होना। आगे आपका कि क्या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। अगस्त 2024 में गुजरात के एक एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई है। यह गुजरात के 33 में से 26 जिलों में फैल रहा है। यह चिकित्सक के रूप में समान न्यूरोलॉजिक अभिव्यक्तियों का एक समूह है। यह इंसेफ्लाइटिस एक गंभीर स्थिति है और यह कई अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी, स्पाइरोकेटस, रसायन विषाक्त पदार्थ के आदि कारण होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस भारत में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का प्रमुख कारण है। और देखिए, गोल्ड प्लेग की बात करते हैं। यूनान गोट प्लेग का एक घातक प्रकोप से जूझ रहा है, जिसके कारण से चरवाहों के सामने संकट खड़ा हो गया है और इस अत्यधिक संक्रमण रोग को प्रसार से रोकने के लिए चारागाहों में भेड़ और बकरियों को आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विदित है कि गोट प्लेग्स को पोस्ट पेटिसस रूमिनेंट्स के रूप में भी जाना जाता है और यह एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से भेड़ और बकरियों को प्रभावित करता है। कोहिमा और अफ्रीका स्वाइन फीवर का प्रकोप। हाल ही में दिनों में नागालैंड के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने कोहिमा में अफ्रीका स्वाइन फीवर के प्रकोप से सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया है। अफ्रीका स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रमण वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सुअरों दोनों को प्रभावित करती है। वायरस संक्रमित सुअरों दूषित फीड उपकरण के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है और इस में तेज बुखार, भूख न लगना, त्वचा पर आंतरिक अंगों का रक्तस्राव और औसतन 2 से 10 दिनों का मृत्यु शामिल है। अगर देखते हैं पैरट फीवर की बात करते हैं तो हाल ही में यूरोप के पैरट फीवर के कारण डेनमार्क में 4 और नीदरलैंड में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। हाल ही में इसके कई मामले ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्वीडन को देखने को मिला। इस बुखार में सीटाकोसिस भी कहा जाता है, तो पैरट फीवर को इसे सीटाकोसिस भी कहा जाता है। यह बुखार क्लेमाइडिया परिवार की बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। यह बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के जंगली और पालतू पक्षियों और जानवरों में पाया जाता है। लाइम रोग की बात करते हैं कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी विभाग द्वारा केरल के एर्नाकुलम जिले में लाइम रोग को मामले पुष्टि की गई है। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो संक्रमित ब्लैक लेग्ड टिक्स उर्फ हिरन टिक्स के काटने से मनुष्य में फैलता है। यह बीमारी बोरेलिया बर्गडोर्फी बैक्टीरिया कारण होता है। यह बैक्टीरिया घास वाले जंगलों क्षेत्र में पाया जाता है। नोरोवायरस की बात करते हैं। हाल ही में हफ्तों में यूनाइटेड किंगडम में नोरोवायरस मामलों को उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और यह इस महीने की शुरुआत तक लगभग 1500 पुष्ट मामले सामने आए और यह वृद्धि जो पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में 60% अधिक है। अब देखिए, नोरोवायरस आमतौर पर विंटर वोमिटिंग बग के रूप में जाना जाता है और यह एक अत्यधिक संक्रमण वायरस है जो मतली, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण पैदा करते हैं। अब देखिए, फ्लू के विपरीत नोरोवायरस के टीके को रोका नहीं जा सकता है। स्वास्थ्य विशेष बढ़ते मामलों को इस बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, खासकर यह क्रिसमस के मौसम के साथ आता है। H5N1 यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा, यह दुनिया भर में जंगली पक्षियों को प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जो कभी वायरस पक्षियों के स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है और स्पिल ओवर कहा जाता है। हालांकि इसकी स्तनधारियों के बीच फैलने का संभावना दुर्लभ हो सकती है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा एक उप प्रकार है जिसमें से संक्रमित पक्षियों उनके मल या संक्रमित पक्षी के शवों के संक्रमण के माध्यम से अन्य स्तनधारियों जैसे कि मिंक, फेटस, सील, घड़ेलू बिल्लियाँ और अन्य संक्रमित करने की क्षमता होती है। दवा की बात करते देखिए, पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफ्रिथोमाइसिन, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नेफ्रिथोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है। इसका उपयोग प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए किया जाएगा और ठीक है, इसको जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक इकाई के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें इसे मिक्राफ नाम से बाजार में उतारा गया है जिसका उद्देश्य है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध यानी कि AMR से निपटना है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसका निक्राफ नाम से मार्केट में लाया गया। आगे देखिए कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 दिसंबर यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं को प्रतिबंध लगा दिया। इसमें से कई दवाएं कॉमन दवाएं हैं जो आमतौर पर छोटी छोटी समस्याओं में ली जाती थी, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, डिस्पर्सिबल हो गया, टैबलेट हो गया, क्लोरोफेनेरामाइन हो गया, मेलेट और कोडिन सिरप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहना है कि ऐसी दवाएं जिनमें से जोखिम का खतरा बढ़ता है, इससे सेहत में सुधार के असर कम दिखता है।
और देखिए विदित है कि केंद्र सरकार ने यह कदम एक्सपर्ट कमेटी सुझाव के बाद उठाया। यही वजह है कि बड़े स्तर पर लोगों ने इस जोखिम को बचाने के लिए फैसला लिया गया है। क्या है फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस ड्रग? देखिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस उन दवाओं कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक दवाओं को मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसमें से दवाओं का कॉम्बिनेशन फिक्स होता है। वर्तमान में बड़े स्तर पर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह पहला मौका है कि जब सरकार फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को रोक लगाई है, जिसका इस्तेमाल इन्फेक्शन, खांसी और बुखार जैसी आम समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। एक्सपर्ट कमेटी ने दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि जनहित में दवाओं की बिक्री और वितरण पर रोक लगाई जा सकती है। इससे पहले 2016 से सरकार ऐसी 344 दवाओं पर रोक लगाई। 2016 में जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था उनमें से कई दवाएं थी जिनमें से इनका इस्तेमाल आमतौर पर किया था, जिसमें दर्द निवारक दवा सेरिडॉन हो गया, स्किन क्रीम पैडर्न हो गया, कॉम्बिनेशन डायबिटीज़ ड्रग ग्लूकोनॉर्म पीजी, एंटीबायोटिक ल्यूपीडी क्लॉक्स, एंटीबैक्टीरियल टैक्सिसम एडेल शामिल भी की गई थी। अब देखिए कौन कौन सी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। देखिए निमेसुलाइड हो गया, पैरासीटामोल हो गया, उसका क्लोफेनिरामाइन, मैलेट प्लस कोडीन हो गया सिरप, उसका फोलकोडाइन हो गया, प्रोमेथाजीन, एमोएक्सिलिन और ब्रोमहेक्सिन और डेक्स्ट्रोमेथेनोफॉर्न, अमोनिया क्लोराइड, मेथनॉल, पैरासीटामोल, ब्रोमहेक्सिन जैसे संयोजन, फ्रिन क्लोरफेनिरामाइन, उसके बाद गुआइफेनेसिन और साल्बुटामोल, ब्रोमहेक्सिन शामिल है। ये ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल संक्रमण, बुखार जैसी खांसी समेत आमतौर पर दवा वाली कॉमन समस्याओं के लिए किया जाता है। उसके देखिए आगे आपका कि कोवेनाफी, हाल ही में अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन ने विस्टल मारियस स्विस कंपनी द्वारा निर्मित सिजोफ्रेनिया के लिए एक नई दवा यानी कि कैडालेक्स्टिक या कोवेनाफी को मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं कि सिजोफ्रेनिया एक दीर्घकालीन मस्तिष्क विकार है जिसके लक्षण से अब अव्यवस्थित बातचीत, सोचने में परेशानी और प्रेरणा की कमी आदि है। इसमें लगातार भ्रम और मतिभ्रम उत्पन्न होता है और मरीजों की वास्तविकता को समझने में मतलब की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यद्यपि इस बीमारी को कोई उपचार नहीं है और फिर भी एंटीसाइकोटिक दवाओं के माध्यम से निदान उपलब्ध है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये पेज नंबर 116 से लेकर 120 तक आपका जो ये स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं फिर से पीसीएस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली ऐसी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप होमवर्क सीरीज से भी जुड़ जाइए और ये भी परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स आप लोग डेली देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैं PDF आपके नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैं भेज दूंगा। प्लीज़ पीसीएस मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।